आज की डेट में हम जैसे लोगों को 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, पक्ष के साथ एक एडवांटेज है कि आपकी सरकार विपक्ष की सरकार नहीं होती है, लेकिन विपक्ष के पास भी सरोकार। तो उन सरोकारों को हम कहाँ रखें, उतने वक्त में कैसे रखें, 3 मिनट में कैसे मैं लोगों की जो वास्तविक लोगों की दिक्कतें हैं उसको सामने रखें। साथियों नमस्कार। किताबों और ढेर सारी फिल्मों, महान फिल्मों, विश्व इतिहास की महान फिल्मों के पोस्टरों के बीच एक व्यक्ति हमारे सामने बैठा हुआ है जिससे आप सब परिचित होंगे। यह आया दिल्ली में छात्र बनने के लिए, किस्मत ले गई राज्यसभा में, लेकिन अभी भी अपने आप को समाज शास्त्र का छात्र ही मानते हैं। मनोज कुमार झा जी बिल्कुल। मनोज जी, आपका स्वागत है। नहीं, शुक्रिया बहुत बहुत आगे जी। आप मानते हैं अभी तक अपने आप को छात्र? बिल्कुल, और मैं ये भी मानता हूँ। हाँ? आपके ठीक पीछे एक तस्वीर है पॉलो फ्रेरे की। ये ब्राजीलियन एडुकेटर थे, गांधी जी के ठीक बगल में जी। इन्होंने कहा था कि अ टीचर हैज टू बी ए लाइफ लॉन्ग लर्नर। और कई सारी चीजें, आमतौर पर हम शिक्षण को मोनोलॉग के रूप में लेते हैं कि एक शिक्षक आया, उसके पास सारा ज्ञान है, उसने उड़ेल दिया क्लास में। ऐसा नहीं है, वो बैंकिंग मॉडल है जी। शिक्षण एक डायलॉजिकल प्रोसेस है, दो तरफा। और मैं समझता हूं कि वही बुनियादी शिक्षा की एक खूबसूरत शिक्षा की नींव है। और जाहिर है इसलिए अभी भी एक छात्र भी हूं, एक शिक्षक होने के साथ साथ। क्या बात है। तो हम सवालों का सफर शुरू करते हैं मनोज जी। जो सबसे बड़ा सवाल बिहार चुनाव के बाद अनुत्तरित है, अभी तक न तो पार्टी ने बोला, न किसी ने पूछा, न किसी ने जवाब दिया। क्या आकलन है बिहार चुनाव के नतीजों पर आपका? और अगर चूक हुई और तमाम चीजें अलग है कि चुनावी गड़बड़ी हुई, क्या हुआ, चूक हुई तो क्या हुई? देखिए आवेश जी, एक तो व्यक्तिगत तौर पर मैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण था मेरे लिए कि इस पूरे चुनाव से लगभग मैं बाहर रहा एकदम। कारण कि मेरे पिता एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। थे क्या बोलूं, जूझ रहे हैं। और 3.25 महीना मैं लगातार, पहले पटना के एक अस्पताल में, बाद में फिर दिल्ली के अस्पताल एम्स में रहा। देखिए अपरेंटली अगर मैं बोलूं तो जिस तरह के नतीजे आए हैं ये हमारी तमाम आकलन को ध्वस्त करते हैं, बावजूद इसके कि मैं वहां नहीं था। देखिए इस तरह के नतीजे ना एक थीसिस को जन्म देते हैं कि आखिर ये चूक वूक से ये समझा नहीं जा सकता। इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं कि चुनाव आयोग ने लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म कर दी है। और मैं समझता हूं कि जो हमारे संविधान सभा में चर्चा हुई थी उसके पश्चात भी कितने जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं जिसमें लोकतांत्रिक देश में चुनाव के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड को बहुत महत्वपूर्ण माना गया था। अब मैं एक छोटा उदाहरण दूं। तेजस्वी जी और हमारी पूरी पार्टी और पूरा महागठबंधन पूरे 4 साल छात्रों और युवाओं के लाठीचार्ज जब उन पर बिल्कुल खड़ा रहा, एकदम खड़ा रहा। महिलाओं को लेकर के अलग अलग हलकों में हमारी पहलकदमियां हुई। 4 वर्ष 9 महीने तक सरकार एक अहंकार में डूबी रही और 10वें महीने में 10,000 रुपए की एक राशि ट्रांसफर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बावजूद अस्पताल में था पिता के साथ, मैंने एक पत्र लिखा अपने दल के बिहाफ पर कि पहले कई राज्यों में ठीक इन चुनाव से पूर्व इस तरह की चीजों पर रोक लग जाती है। बिल्कुल। लेकिन चुनाव आयोग ने हमारी चिट्ठी का पावती तक नहीं भेजा। आपको मैं बताऊं, अभी तक एक्नॉलेजमेंट। अगर मैं पूरा एक आर्किटेक्चर देखूं चुनाव का, ये अनइक्वल आर्किटेक्चर है। बिल्कुल। मैं तो, चूंकि हम त्वरित टिप्पणी नहीं देना चाहते हैं, इस स्केल को, डिफीट को समझने के लिए हमें बूथ लेवल डेटा देखना होगा। वो प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अपरेंटली मैं कहूं कि ये चुनाव जैसा आभास ही नहीं देता है। आप सब रहे ही होंगे बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल। हकीकत हम चुनाव जीत जाते या कम सीटें इससे और या जीतते जीतते रह जाते, वो अलग मसला है।
लेकिन इस स्केल अगर आप देखें सीटों का, ये बिहार के लोगों को भी ग्रहण नहीं हो रहा है, जिन लोगों ने भी चुनाव को नजदीक से देखा है। तो अगर कमोबेश देखें चुनाव आयोग की भूमिका, लेवल प्लेइंग फील्ड का अभाव, और ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन चुनाव के वक्त होता है, ये अपने आप में एक संदेश है कि क्या कोई भी विपक्ष की पार्टी जो 4.25 साल लोगों के साथ खड़ी रहती है और 10वें महीने में, यानी कि 4.25 साल के 1 महीने के आगे एक, और वो भी बिना ब्लूप्रिंट के, क्योंकि अब हम ये मांग करने जा रहे हैं कि ये 10,000 रुपए कहीं वन टाइम पेमेंट तो नहीं था, तब तो फिर लोग ठगा महसूस करेंगे। लेकिन हाँ, इसने नतीजों को तो प्रभावित कर दिया। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, यही बात जो आप कह रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, राजदीप सरदेसाई भी कह रहे थे, आदित्य मुखर्जी भी उससे बात में कह रहे थे बातचीत में, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था तो पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया, अपोजिशन ने क्या किया, उसको ठीक क्यों करने के लिए क्या किया? लेवल प्लेइंग फील्ड पॉलिटिकल पार्टीज नहीं तय कर पाएंगी कभी। जो हमारा अंपायर है जी, उस अंपायर की भूमिका होती है। जैसे आप क्रिकेट का उदाहरण लीजिए, वहां DRS है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, ठीक है। वी डोंट हैव अ DRS, मतलब हम पत्र लिख सकते हैं, गुहार लगा सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, जब SIR शुरू हुआ बिहार में, सबसे पहले ऑल पार्टी डेलीगेशन हम लोग गए थे, मुझे याद है, याद है। चुनाव आयोग ने दस्तावेजों को लेकर के जो हमारी चिंता थी कि जिस दस्तावेज का बिहार में पेनिट्रेशन 86% है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, चुनाव आयोग ने अपनी हठधर्मिता में उसको खारिज कर दिया। फिर हम गए सर्वोच्च न्यायालय, वो रिलीफ हमें सर्वोच्च न्यायालय से मिली। अब आप हर चीज के लिए कितनी बार सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और कितनी बार सर्वोच्च न्यायालय के वर्कलोड को देखते हुए आपको रिलीफ मिल जाया करेगा। मैं आपको रिलीफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं लोगों को प्रोग्रेसिव मूवमेंट की बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं इसमें? आप क्यों कह रहे हैं कि हम अदालत की, जब आप खुद ही कह रहे हैं? अवेश जी, अभी तक हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में इतना लचीलापन हमने देखा था, लचीलापन बिल्कुल था, कि अब वो डोर टूट सी रही है। अब मुझको लगता है कई दफा, इसे कोई अन्यथा ना ले, इस देश की डेमोक्रेसी को रिट्रीव करना होगा तो जनता ही करेगी, और वो क्षण भी आएगा अगर हमारी संस्थाएं सुनना बंद कर देंगी या सरकारी इकोसिस्टम को रिप्रोड्यूस करेंगी बार बार, तो मैं समझता हूं लोगों का धैर्य जवाब देगा, और जो काम संसद नहीं कर पाएगी, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, शायद सड़कें रोशन हो जाएं। इसमें कोर्ट को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं आप? देखिए, कोर्ट, न्यायालय अभी भी आस का आखिरी बिंदु है। अंधी गुफा में जब आपको लगता है कि आप चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से टिमटिमा तो जुगनू भी दिखता है ना, दिखता है, तो वो जुगनू इस वक्त कोर्ट है। मैं समझता हूं वो जुगनू कोर्ट है। हर हमेशा रोशनी नहीं देता है, लेकिन जुगनू तो है बहरहाल, तो इसलिए मैं उसको अभी तत्काल तौर पे नहीं कह रहा हूं। बहुत उदार है आप। वंदे मातरम पर बहस को लेकर के भी राज्यसभा में बहस हुई, पहले वंदे मातरम पर हुई, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया पर हुई। जिस तरह से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर जोर दिया है, चुनाव निश्चित तौर पे चुनाव फ्रेम में है, इससे सेकुलरिज्म को खतरे के तौर पे आप नहीं देखते? देखिए अवेश जी, चुनाव हार गए हैं, अभी हालिया हारे हैं, तो उसका प्रभाव, लेकिन मैं बता दूं, इंडियन डेमोक्रेसी का कोर्स करेक्शन अपनी तरफ से भी अपनी तरह से होता है। वंदे मातरम की पूरी डिबेट के पीछे सरकार की क्या मंशा थी आप भी जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। लेकिन इस डिबेट को अगर मैं निष्पक्ष ढंग से देखूं, तराजू पे तौल करके, सरकार हल्की हो गई। यस, ये है। विपक्ष अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने उस पर अपनी बात रखी। मैंने कल अपने भाषण के पश्चात एक अखबार में लिखा भी कि वंदे मातरम क्या है, सरकार की कोशिश थी, एक शब्द होता है अंग्रेजी में बाल्कनाइजेशन, तो वो बाल्कनाइजेशन हम लोग टेरिटोरियल डिवीजन में समझते थे, लेकिन मानस को बाल्कनाइज करने की कोशिश हो रही है, काफी हद तक सफल भी है। इस देश में आज की डेट में मुसलमानों की पीड़ा बोलिए आप तो ट्रोल करने वाले
अधिकांश लोग ट्रोल करने आपको आ जाएंगे, जैसे कि मुसलमान नागरिक ना हो इस देश का, दलितों के बारे में कुछ करिए तो लोग आपके सरनेम का हवाला देने लगेंगे कि अरे साहब क्या बात कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अलग अलग लेवल पर ये जो बाल्कनाइजेशन हो रहा है, ये चीजें विराम पाएंगी, ये मेरा मानना है। और वंदे मातरम की डिबेट में भी, जैसे मैं एक छोटा उदाहरण, मनरेगा को लेकर के हम लोग लगातार मांग कर रहे थे कि एक तो 100 से 150 दिन किया जाए, वेज उसमें बढ़ाया जाए। सरकार ने क्या किया? नाम बदलने जा रही है। मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इनका विजडम इंडेक्स ना 0 से भी नीचे है। बिल्कुल। अरे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना को आप पूज्य बापू कर रहे हो। हम आपसे उम्मीद कर रहे थे कि इसमें इलास्टिसिटी लाओ, इसका दायरा बढ़ाओ। इसको तो प्रधानमंत्री कब्रगाह बता रहे थे। बिल्कुल। और आप कब्र का नाम बदल रहे हैं। मतलब जिंदा तो छोड़िए, जिसको आप कब्र में डाल दिए उसका नाम बदल रहे हैं। तो ये मेरे लिए सिर्फ हंसने की बात नहीं है और उन पर तंज करने की बात नहीं है। ये बात है कि हमारे देश में जिनकी सरकार है, उन्होंने दायरा अपना कितना संकुचित कर लिया है। प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा थी कि बिहार में जाकर के भाषण कट्टा पे बोले, दूसरी तरफ वो नेता रोजगार की बात कर रहा था, नौकरी की बात कर रहा था। कभी नहीं आप भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा। अब प्रधानमंत्री जी की शिकायत लेके कहा जाए, चुनाव आयोग को लिखा, चुनाव आयोग एक्नॉलेजमेंट भी नहीं भेजता है इस तरह के कंप्लेंट। लेकिन मेरा मानना है कि हमारी डेमोक्रेसी ने ऐसे क्षण देखे हैं अतीत में भी। कोर्स करेक्शन होगा, बदलाव होगा। लोग थक चुके हैं एक थ्रेशोल्ड पे नफरत की राजनीति। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, क्योंकि एक बात तो मानते हैं ना मनोज भैया कि इस वक्त देश में एक बड़ी आबादी अवसाद में है, डिप्रेशन में है, और वो इस डिप्रेशन से निकलना चाहती है, उसको तरीका नहीं मिल रहा है कि किया क्या जाए। ये आपको तो लगता है? नहीं, बिल्कुल लगता है। मैं भी वैसे लोगों में अपने को पाता हूं जिसमें अवसाद के लक्षण आ गए हैं। बिल्कुल। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद हमारे जीते जी चीजें बदलेंगी। कभी कभी लगता है कि इतना डैमेज हो चुका है सोच का, आपसी व्यवहार का, रिश्तों का, कि सिर्फ अगर सरकार भी आप बदल दें तो भी फर्ज कीजिए तब भी 50-1 साल लगेंगे आपको। ये पंक्चर नहीं हुआ है, ट्यूब को फाड़ दिया गया है, ब्लास्ट हो गया है। तो ये पंक्चर से नहीं होगा, रफू से नहीं ठीक होगा। आपको नए सिरे से, नई पद्धति से ट्यूब ही बनाना होगा। और बहरहाल मैं मानता हूं कि डिप्रेशन के इतना नॉर्थ साउथ डिवाइड कभी नहीं देखा, इतना घरों में बंटवारा कभी नहीं देखा। कास्ट डिवाइड हुआ, मतलब मैं बता रहा हूं ना कि जब पार्टीशन हुआ ना तो लगा कि चलो पार्टीशन हुआ, एक लाइन खींच दी गई। आज तो आपके और हमारे घरों में लाइन है, गांव में लाइन। अरे घर के पिता पुत्र में लाइन है, पिता पुत्र में लाइन है। और ये सारी चीजें किसी भी देश को एक बेहतर देश बनने के रास्ते में अवरोधक हैं। ये बात अगर हम आज नहीं समझे तो कल पश्चाताप के सिवा कुछ हासिल नहीं रहेगा। पार्लियामेंट बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा डेमोक्रेसी का। किसी वहां पे कुछ लोकतंत्र बचा है कि नहीं बचा है? जिस तरह से मैं देख रहा हूं तो बड़ा अजीबोगरीब है। देखिए, बिल्कुल लोकतंत्र खत्म हो गया मैं नहीं मानूंगा, लेकिन लोकतंत्र की जो दिशा है आज की डेट में, वो दिशा चिंता का विषय है। अब मान लीजिए हमारे बहुत विरोध है, जीवन पर्यंत मेरा विरोध रहेगा प्रधानमंत्री जी, उनकी पार्टी की नीतियों से, जीवन पर्यंत। मैं संसद में रहूं ना रहूं, विश्वविद्यालय में रहूं ना रहूं, उस पर लिखता बोलता रहूंगा, अन्यथा मुझे अपनी बेईमानी दिखेगी। लेकिन मैंने कभी गैर शालीन भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, कभी नहीं। और मुझे कष्ट हुआ अभी हाल में 3 दिन पहले जब देश के गृह मंत्री उस शब्द का, अशोभनीय शब्द का प्रयोग करते हैं जिनको हम अपने प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में भी अगर मुंह से निकलता है तो इसे सॉरी बॉस, गलती से निकल गया, सॉरी भाई गलती से निकल गया, तो वो रिमोर्स का भी अभाव दिखा। बहुत कैजुअल तरीके से वो कहते हैं काट देना।
मैं इसको सिर्फ एक अशोभनीय शब्द के प्रयोग में नहीं देखता हूं, मैं संसद की उस ढलान को देख रहा हूं जहां गरिमापूर्ण, शालीन, तार्किक बातें अब संग्रहालय की विषय वस्तु बनती जा रही है, उसको म्यूजियमाइज कर दिया गया है। एक बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत वो सोचना है कि नीतीश जी की जैसे स्वास्थ्य की स्थिति है, बीजेपी न केवल गठबंधन करके जदयू से बतौर मुख्यमंत्री उनको फिर से ताजपोशी करके 2-3 साल बिता भी चुकी है, एक बिहार के खिलाफ और लोकतंत्र के खिलाफ एक अपराध कर रही है। इससे आप कहां तक सहमत हैं? देखिए, मैं बिहार के खिलाफ अपराध की फेहरिस्त तो बहुत लंबी है, हमारे लोग भी समझेंगे, एवरेज बिहारी समझेगा। मैंने अभी सदन में कहा था कि बिहार के हिस्से में ट्रेन आती है, जनसाधारण, श्रम शक्ति, गुजरात के हिस्से में पूंजी आती है। ये अपने आप में विभेदकारी तौर तरीका है कि पूंजी निवेश वहां हो। मतलब बिहार में जाकर के प्रधानमंत्री जी पूंजी निवेश के संदर्भ में कुछ नहीं बोल पाते हैं, गृह मंत्री जी कुछ नहीं बोलते, बस एक झंडा ट्रेन को दिखा देते हैं कि अब कटिहार वालों को, अररिया वालों को गुजरात जाने में, महाराष्ट्र जाने में, पंजाब जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या हमें इस परिपाटी में बदलाव नहीं चाहिए? दूसरी बात, नीतीश जी के संदर्भ में हम लोगों की तो पूरी राजनीति उनके खिलाफ रही है, लेकिन आज जो परिस्थितियां देख रहा हूं वो चिंता देती है। बिल्कुल, वो चिंता इसलिए भी देती है कि बीजेपी अपने बूते बिहार में कोई पूंजी नहीं जमा कर पाई। हम चुनाव हार गए, लेकिन अभी भी वोट परसेंटेज देखिए, बूथ लेवल डेटा देखिए, हम एक बहुत बड़ी एंटिटी है। बीजेपी उस पर नहीं पहुंच पाई है, लेकिन बीजेपी की जो प्रॉक्सी गवर्नेंस है, कोऑप्ट करने की कोशिश, हाईजैक शब्द मैं थोड़ा इंतजार करूंगा। वो मुझे लग रहा है कि जो नीतीश जी के आधार समूह है उनको भी असहज कर रहा है, अनसेटल कर रहा है। लालू जी और मुलायम सिंह जी यादव को छोड़ दिया जाए तो जो जेपी आंदोलन के तमाम प्रोडक्ट थे, निकले जेपी आंदोलन से लोग, वो बाद में जाकर के सब हिंदुत्ववादी राजनीति से जुड़ गए। इसका क्या चक्कर है? इस पर काफी कुछ, अभी हाल में ही मैं अटल जी की भी एक बायोग्राफी अभिषेक ने लिखी है, बहुत अच्छी है। कई तरह के और चीजें आई हैं। देखिए, लेजिटिमेसी तो दे दी लोगों ने, जो समाजवादी धारा से उधर की ओर गए, उन्होंने लेजिटिमेसी दी, और लेजिटिमेसी इंडियन डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ी चीज थी जो अब तक वो लैक कर रहे थे। हालांकि मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान की राजनीति में हर धारा के लिए जगह है। मैं बीजेपी की तरह ये नहीं कहूंगा कांग्रेस मुक्त, विपक्ष मुक्त भारत, आप भी रहिए, लेकिन भारतवर्ष की धारा का सबसे बड़ा प्रतिबिंब हमारा संविधान है, और मेरा संविधान प्रगतिशील है। क्या बात? प्रगतिशील राजनीति अगर होगी तो संविधान की राजनीति होगी, वो संघ के विधान की नहीं होगी। क्या बात है। प्रशांत किशोर की राजनीति पर आपकी क्या राय है? निश्चित तौर पे चुनाव हार गए, लेकिन इलेक्शन के दौरान निश्चित तौर पे एक फोकस उन पर भी रहा। क्या लगता है? एक बात मैं कहूं, प्रशांत जी कई नेताओं को, कई पार्टियों को चुनाव लड़वाए हैं, मोदी जी को लड़वाए हैं। हाँ, और मेरा मानना है कि प्रशांत जी के साथ सबसे बड़ी पूंजी है कि मीडिया उनको कमोबेश वही स्पेस देती है जो बीजेपी को देती है। तो जाहिर है अभी वो राजनीति में है, उन्होंने क्विट नहीं किया है। मैं इंतजार करूंगा, लेकिन मैं एक चीज अवैसी आपके माध्यम से जरूर कहूंगा, राजनीति सिर्फ नलका, ट्यूबलाइट, म्युनिसिपल इश्यूज पे नहीं होगी, वैचारिकता पे होगी। क्या बात है। और वैचारिकता का जहां कहीं अभाव होगा, देखिए मेयर का चुनाव नहीं हो रहा है कि शहर की कुछ फैसिलिटीज देख ली जाए, ये भी देखना होगा कि जब देश बांटा जा रहा है आप कहां खड़े हैं। जब हमारे देश का युवा सिर्फ इसलिए कि उसका सरनेम, उसका नाम मुसलमानों जैसा है, रही मासूम की वो कविता मेरा नाम मुसलमानों जैसा, तो उसको जेल में रखा जाए,
और बड़े बड़े लोग, नए नवेले पुराने, वो चुप्पी साध जाए, तो ये आपकी नागरिक चेतना के खिलाफ भी एक आप अपराध कर रहे हैं। तो मैं इंतजार करूंगा कि वैचारिकता के स्तर पर प्रशांत जी क्या करते हैं। एक सवाल याद आया, क्या सदन में विपक्ष के अवसरों में कटौती की जा रही है क्या? देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट तौर पे कटौती करने के बहुत तरीके होते हैं। आपको शाउट डाउन कर दिया जाए या, लेकिन मुझे हमेशा याद आता है कि नेहरू के समय की पार्लियामेंट में तो विपक्ष था नहीं। लेकिन अगर आप उनके भाषणों को देखें विपक्ष को, तो डिस्प्रोपोर्शनेट टाइम मिलता था। अच्छा। संख्या के हिसाब से नहीं। ओके। अगर आपके पास तर्क है, आपके पास विचार हैं उस विषय पे, लोग घंटों बोलते थे। आज की डेट में हम जैसे लोगों को 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट में मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं ये प्रथा थोड़ी बदलनी चाहिए, क्योंकि संसद पक्ष और विपक्ष को मिलाकर, पक्ष के साथ एक एडवांटेज है कि आपकी सरकार सही है, विपक्ष की सरकार नहीं होती है, लेकिन विपक्ष के पास भी सरोकार है। बिल्कुल है। तो उन सरोकारों को हम कहां रखें, उतने वक्त में कैसे रखें, 3 मिनट में कैसे मैं लोगों की जो वास्तविक लोगों की दिक्कतें हैं उसको सामने रखूं। दर्शकों बता दें आपको कि मनोज कुमार झा वो सांसद हैं जिनको देश की जनता, भले वो किसी भी विचारधारा की हो, सर्वाधिक सुनना पसंद करती है। जब वो पार्लियामेंट में बोलते हैं, लोग इंतजार करते हैं, और उनको 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट दिया जाए तो निश्चित तौर पे ये आपत्तिजनक है, हम व्यक्तिगत तौर पे मानते हैं। एक चीज बताएं कि आज जिस तरह से अडानी और अंबानी ताकतवर होते जा रहे हैं, लगातार ताकतवर होते जा रहे हैं, तो इस मोनोपोली का क्या मतलब है? देखिए, इसके लिए भी हमारी सरकार को या हमारे लोगों को, नागरिकों को ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको छोटा उदाहरण दूं। आर्टिकल 39 है हमारे संविधान में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ पे बहुत बात करता है और कहता है कि इसको खत्म किया जाए। आपको उसको इन्वोक करना है। मैं उद्योग और उद्योगपति लाभ कमाए, इससे विरोध नहीं है, बाजार की व्यवस्था का विरोधी नहीं है, लेकिन असमान आय, आज हम लगभग नंबर 1 पे हैं। बिल्कुल, आय की असमानता में। बिल्कुल। और अगर इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो किस दिन इसमें से लावा निकल पड़ेगा, ज्वालामुखी फूट जाएगा, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। फिर कुछ भी हमारे पास नहीं बचेगा। इसलिए मुझको लगता है कि भले आपकी मित्रता हो, लेकिन ये जो असमान आय का वितरण है, इसके लिए सरकार को कोशिश करनी होगी। कभी रूस, कभी अमेरिका, कभी चीन, अभी कल पता लगा है कि वीजा नियम चीन के लिए ढीले कर दिए गए। मीडिया कहता है कि विदेश नीति पर गर्व करेगा, विश्व गुरु हो गए। देखिए, मीडिया क्या कहता है, अब इसको उनके लोगों ने भी गंभीरता से लेना छोड़ दिया। यस, क्या हुआ है कि वो भी जान रहे हैं कि यार ये तमाशा कर रहे हैं। आज उसके सामने अगरबत्ती दिखा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सामने, कल पुतिन के सामने अगरबत्ती दिखा रहे हैं, कल को शी जिनपिंग के सामने में अगरबत्ती दिखाएंगे। एक आपको इंटरेस्टिंग वाकया बोलता हूँ। बताइए ना। प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं ना, अभी हाल में कांग्रेस के लिए कहा माओइस्ट। अब जब आप चाइना जाते हो, चाइना ने तो माओ से अपने संबंध विच्छेद नहीं किया। वहां जाकर के आप ये वाक्य बोल पाएंगे? नहीं ना बोल पाएंगे। तो हमको अपने शब्दों पे भी गौर करना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। और उसका देखिए नतीजा क्या हुआ कि संभवतः 60 बार डोनाल्ड ट्रंप ये बोल चुके हैं कि हमने इनको डर दिखा करके, ट्रेड की हौस दे करके युद्ध विराम करवा दिया। क्या ये उनके जो कट्टर समर्थक हैं उनको भी आहत नहीं करता है? बिल्कुल करता है। इसलिए मेरा मानना है ना कि मैंने एक लेख भी लिखा था कि डिप्लोमेसी ना ट्रायल बैलून नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, कि झूला झुलवा दिया। असल में हमारी पूरी की पूरी ये जो सरकार है ना, ये ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने में भरोसा रखती है। आपको याद है मुगले आजम में एक सीन था, संभवतः प्यार किया तो डरना क्या। उसमें पहली बार शायद हिंदुस्तान के सिनेमेटोग्राफी में फोटो मल्टीपल मिरर्स का प्रयोग हुआ था। तो एक साथ मधुबाला हजारों आईने में नजर आती है। पहली बार हम लोगों ने दर्शकों को वो शॉट भी दिखा देते हैं। तो वो चीज, उस तरह का इल्यूजन क्रिएट करने की सर्वत्र हम ही हैं, इससे नुकसान होता है। डिप्लोमेसी राज्यों के बीच में होता है,
व्यक्तियों के बीच में नहीं होता है। हमने चीजों को बहुत आत्म केंद्रित करके देखना शुरू कर दिया, वो उचित। एक बात बहुत ईमानदारी से बताइएगा हमको भैया, देश में समाजवादी आंदोलन, प्रगतिशील आंदोलन, जन मुद्दों पर होने वाले आंदोलन कम होते जा रहे हैं, आपको ऐसा? कम नहीं, गुम होते जा रहे हैं। मैं आपको ईमानदारी से कहूं, गायब होते जा रहे हैं। आज हम तो उस दौर के पले बड़े हैं जब लोग अपने नागरिक अधिकारों के लिए सड़कों पे उतरते थे। आज आप सड़क पे उतरिए, मीडिया का पहला नैरेटिव होगा कि इंडिया गेट जाम हो गया, लोगों को बड़ी परेशानी हुई, लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाए। सच या झूठ, लेकिन ये नैरेटिव बिल्ड किया जाएगा। आज की डेट में अगर आप देखें तो जितने चैलेंजेस हैं हमारे समक्ष, आदिवासियों का मसला हो, दलित अधिकारों का हो, मुस्लिम कम्युनिटी का मसला हो, क्लास बेस्ड इश्यूज हो, किसानों के हों, बिल्कुल, मजदूर, लेबर कोड आ गया, अब तो ही बजा रहे हो लेबर कोड, लेबर कोड श्रमिकों के हाथ काट रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर ट्रेड यूनियन विरोध करेंगे तो आप कहिएगा देखिए एंटी नेशनल है। ये जो पूरा का पूरा राष्ट्र की अवधारणा को हमने व्यक्ति के समक्ष ला के खड़ा कर दिया। अरे व्यक्ति तो नश्वर होता है, बिल्कुल, कल नहीं है। बिल्कुल, लेकिन राष्ट्र नश्वर नहीं है। ये फर्क खत्म करके ना हमने वो उन संभावनाओं को भी विराम लगा दिया है जिसके माध्यम से लोग अपनी बात रखते हैं। एक सवाल उठता है कि आपातकाल जो था, इमरजेंसी का पीरियड था, और जो उसके साथ जेपी आंदोलन हुआ, उसको आज भाजपा आरएसएस जो है वो गांधी परिवार के खिलाफ इस्तेमाल करती है। इस आंदोलन में पूरा जेपी आंदोलन समाजवादियों का आंदोलन था, ठीक है। अभी हमने एक सवाल पहले पूछा कि समाजवादी क्यों आरएसएस से जुड़ते जा रहे हैं, तो क्या जेपी आंदोलन में आरएसएस की बीजी हिस्सेदारी को लेजिटिमेसी दे दी है क्या समाजवादियों ने? इस पर बहुत कुछ लिखा भी गया, मधुली में जैसे लोगों ने भी लिखा इस पर कि उस स्पेस का बहुत बेजा इस्तेमाल संघ के लोगों ने किया। बहरहाल मैं उस दृष्टिकोण से आगे ले जाऊं, एक खास परिस्थिति में इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया और उनको वापस भी लेना पड़ा, चुनाव उनके खिलाफ गया, उन्होंने रिग्रेट भी किया। मुझे स्मरण है कि वो यूके विजिट पे गई थी और उन्होंने कहा कि इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजंस शी टुक। लेकिन मैं कभी कभी मानता हूं ना कि इंदिरा जी अगर आज के लोगों की तरह उनके भी एडवाइजर होते ना तो उन्हें इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं थी। इमरजेंसी वाले मजे लिए जा सकते थे बिना इमरजेंसी के। संभवतः उनके पास कोई जोशी जी नहीं थे जो एजेंडा पकड़ा दें मीडिया हाउसेस को। तो ये भी हमको देखना होगा कि कई चीजें घोषित होती हैं और कई अघोषित होती हैं, और वो फर्क हाल के दिनों में मिट सा गया। एक चीज ये समझ में नहीं आता, एक निश्चित तौर पे कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है कि देश के विश्वविद्यालयों में छात्र आंदोलन एकदम खत्म हो गए। एक वक्त हुआ करता था, छात्र संघ हुआ करते थे और तमाम आंदोलन देश की यूनिवर्सिटी से निकले। आपको क्या लगता है इस वक्त क्या है दिशा देश के छात्र? मुझको लगता है ना कि एक बड़ी स्ट्रांग कोशिश हो रही है डीपोलिटिसाइजेशन की। डीपोलिटिसाइजेशन स्टूडेंट पॉलिटिक्स की सभी की हो रही है। हाँ। और उसका सबसे बड़ा विक्टिम तो कैंपस होता है। बिल्कुल। कैंपस में मुझे याद है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, डीयू में एक वॉल बनाया गया था, वॉल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि जो भी स्लोगन लिखना है, पोस्टर लगाना है, तो मुझे बहुत हास्यास्पद लगा था कि यार एक वॉल डेमोक्रेसी को डेडिकेट कर रहे हो। कई बार ग्राफिटी जो होता है वो एक्सप्रेशन का तरीका होता है। आज चूंकि बातचीत में संभव नहीं है, मैं आपको दिखाता कि 1968 में जो स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था यूरोप में, उसमें क्या खूबसूरत ग्राफिटी यार जबरदस्त बनी थी। तो और वो कमोबेश फेज था जब अपने देश में भी नक्सलबाड़ी आंदोलन 67 में वो चल रहा था। एक डीपोलिटिसाइजेशन की वजह से सबसे बड़ी चीज है कि वो जो छात्र आंदोलनों से निकल करके लोग गए थे, राजनीति में आते थे, तो राजनीति समृद्ध हुआ करती थी। आज वो पूरा का पूरा पाइपलाइन ही, संसद भी समृद्ध हुआ करती थी। हम लोग तो वो दौर देखा है। और आज क्या किया आपने, उस पाइपलाइन को ही चोक कर दिया है। सप्लाई चेन ही चोक है।
और वो मैं समझता हूं किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। मनोज जी, फांसीवाद आ चुका है क्या? देखिए, फांसीवाद आने से पहले घंटी नहीं बजाता है, दस्तक नहीं देता है, लेकिन अगर आप देखें उसके कई लक्षण हमारे समक्ष विद्यमान है, और दुख की बात यह है कि वो राष्ट्रवाद का चोला पहन करके विद्यमान है। देश में चुनाव प्रणाली में क्या क्या सुधार होने चाहिए, मोटे मोटे बताइए। देखिए, मैं सबसे पहले तो कहूंगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड, जो मैंने पहले भी कहा था, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सिर्फ एक खाली इबारत नहीं है, खाली शब्द नहीं है। आपको स्वतंत्र और निष्पक्ष दिखना होगा, दिखना भी होगा। बिल्कुल। वो उसको उसके वो दिखने में अभाव दिख रहा है। तीसरा, एक और विषय मैं चाहूंगा, कभी कंपेयर कीजिएगा कि मोदी जी का जो मंच बनता है चुनाव में और हम जैसी या कम्युनिस्ट पार्टी जैसी पार्टी का जो मंच बनता है, उस मंच के खर्चे में ही लेवल प्लेइंग फील्ड गुम हो जाता है। ये बात वृंदा करात मुझसे कह रही थी कल, यही बात वो कह रही थी, एकदम सेम बात आप जो बता रहे हैं। हमारे मंच, हम 4 चौकी तखत जिसको यहाँ कहते हैं, जोड़ करके उस पर चादर बिछा करके 5 प्लास्टिक की कुर्सी लगा देते हैं, और वहां कलकत्ता से, बॉम्बे से लोग आकर के एक मंच बनाते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। और एक और चीज कहूंगा, हाल के दिनों में हेट स्पीचेस ने हमारे देश के फिजा को खराब किया है। कोई व्यक्ति नमाजवादी समाजवादी बोल देता है, रामजादे हरामजादे बोल देता है, जालीदार टोपी का जिक्र करता है, भैंस मंगलसूत्र मोजरा बोलता है, और हम जब शिकायत करते हैं तो उस पर कुछ नहीं होता। अब सोच के देखिएगा कि हमारे देश के मानस को छत विच्छत करने में इस विमर्श का कितना बड़ा योगदान है, चुनाव को प्रभावित करने में इस विमर्श का कितना बड़ा योगदान। फिल्में देख पाते हैं आपके नहीं? हाँ, देखता हूँ। देखते हैं? आज भी सोचा है एक देखो। कौन सी देखेंगे? दार्जिलिंग अनलिमिटेड। अच्छा, मैंने पूरा रिसर्च करते हैं उसके बाद? हाँ, मतलब कभी बच्चे बता देते हैं, कभी कोई दोस्त बोल देता है कि ये अच्छी फिल्म है, देखो। मैंने ऐसे दोस्त हैं आपके पास जो फिल्मों के बारे में बताते भी हैं? हाँ, देश में है, विदेश में भी है। एक चीज बताइए, एक मुझे जानकारी है कि एक आपने रिसर्च, आपका कोई फेलो था या उसने रिसर्च कराया कि मुस्लिमों का हिंदी फिल्मों में कैसे कैसी भूमिका बदलती रही समय के साथ। ये इस पर काम किया था हमने, और मेरी एक स्टूडेंट थी। उसके बाद उसको थोड़ा मैंने विस्तार भी किया, और तभी से सिनेमा देखने का मेरा तरीका भी बदला। नहीं तो आमतौर पर मैं भी फिल्मों में गाने डायलॉग के लिए देखता था, तो फिल्म देखना कैसे फिल्म को देखा जाए वो भी अपने आप में एक विधा है, तो उसको विकसित किया। तो उसमें हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पाई कि 40 से 50 का दशक, 50 से 60, 60 से 70, 80 से 85, और 85 से वो जो ढलान शुरू हुआ। जैसे एक छोटा उदाहरण दूं, 50-60 के दशक में जब अजान होती थी तो उसके ठीक बाद कोई अच्छा सीन आता था, या तो 2 बिछड़े भाई बहन मिल गया या कुछ हुआ, या कोई दोस्त मिल गया। लेकिन 90-95 के बाद अजान हुई तो कहीं बम ब्लास्ट हो गया। तो आपने एक जो इमेजरी बदली, उससे कितना कुछ बदलाव हुआ समाज में। मुझे याद है कि एक बार मैं, उस समय किंगफिशर एयरलाइंस चल रही थी, मैं बॉम्बे जा रहा था, और कोई कैप्टन थे, मुस्लिम थे। तो जैसे ही कहा कैप्टन सो एंड सो, मेरे बगल में बैठे एक व्यक्ति ने कहा, यार ये तो फंस गया, ये तो कहाँ डुबा देगा। ये इस लेवल पर हमारा समाज चला गया, और इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका, मैं ये नहीं कहूंगा कि समाज ने फिल्मों को फीड किया है या फिल्मों ने समाज को फीड किया है, लेकिन इस रिश्ते की वजह से ब्लीडिंग मानस को हो रही है, जहन को हो रही है। बिल्कुल हो रही। किताबें पढ़ने का समय मिल पाता है? किताब तो रेगुलर। कितना पढ़ते हैं अभी कितने घंटे पढ़ लेते होंगे दिन भर में? पार्लियामेंट होता है तो 3-4 घंटे, पार्लियामेंट नहीं रहता है तो 7-8 घंटे किताब पढ़ते हैं। हाँ, मैं पढ़ता हूँ। तब जो मनोज झा निकल के अभी क्या पढ़ा? आपके सामने ये है, व्हाट्स अ फ्री स्पीच, द हिस्ट्री ऑफ डेंजरस आइडिया। ये पूरा इतिहास है यूरोप से लेकर के पूरा, कि कैसे फ्री स्पीच को चैलेंजेस क्या क्या हुए।
जब मनोज जी से बातें करिए तो फिर बातें खत्म करने का मन नहीं भी लगता, मन लगता है कि ये चलता रहे और मैं इनसे घंटों बात कर सकता हूं, लेकिन निश्चित तौर पे इनकी अपनी व्यस्तताएं भी हैं। मनोज जी ने सभी सवालों का शानदार जवाब दिया, अंदर कुछ नहीं रखते, जो कुछ इनके भीतर है उन सवालों के जवाब में वो बाहर आ जाता है। और मनोज जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, फिर मिलते हैं आपसे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राजनीति से इतर भी बात की जाए, राजनीति पर ही बात की जाए। साहित्य पे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोग केवल राजनीति पर ही आजकल बात करते हैं, न तो लिटरेचर पे बात करते हैं, न तो फिल्मों पे बात करते हैं। अगली बार हम लोग साहित्य पे बात करेंगे और फिर फिल्मों पे बात करने खाली आएंगे। मनोज कुमार झा जो कि दुनिया की महान फिल्मों के एक दर्शक भी है और उनको संभाल के रखते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनसे मिलेंगे। नमस्कार।